दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आइए स्टैंड बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की और समझते हैं आज के टॉपिक को। स्टैंड आपको बताता चलूँ कि इस टॉपिक को समझाने के लिए जो आवश्यक डायग्राम है वो डायग्राम समय बचाने के लिए मैंने पहले ही स्क्रीन पर बना रखा है। ठीक है, पहले मैं इस डायग्राम को समझाऊंगा, फिर इसके बाद में आपको सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा आपको बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टैंड, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले बच्चे एक बर्तन लेना होता है। ये जो आप यू आकार का एक बर्तन देख पाए बच्चे, हमें क्या होता है, एक बर्तन लेना होता है। ठीक है, और इसमें बच्चों हम किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन लेते हैं। इसमें हम किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं बच्चों। तो बच्चों, वैद्युत अपघट्य पदार्थ बच्चों वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, जैसे NaCl का विलयन। ठीक है, जैसे आपका जिंक सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, तो ये सब क्या होता है बच्चों, वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। क्योंकि बच्चे जब इन पदार्थों को पानी के अंदर घोलते हैं, जल में घोलते हैं, तो क्या होता है बच्चों, आयन फ्री हो जाते हैं। चलिए मैं समझा रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए इसके अंदर बच्चों एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसके अंदर मान लीजिए ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का मैं विलयन ले रहा हूँ, जिंक सल्फेट का विलयन ले लिया। ठीक है, NaCl भी ले सकते हो या NaCl भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, NaCl। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों। जब हम जिंक सल्फेट को पानी के अंदर घोलते हैं बच्चों, ठीक है, तो ZnSO4, ठीक है, जिंक सल्फेट जब बच्चों ये पानी के अंदर डिजोल्व होगा, ठीक है, पानी में घुलेगा, तो मुझे यहाँ से मिलेगा बच्चों Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, और बच्चों आपका SO4 2 नेगेटिव। तो बच्चों ये जो आप देख पा रहे हैं 2 पॉजिटिव, ये क्या बच्चों, ये धनायन है, और ये जो आपका 2 माइनस, ये क्या बच्चों, आपका ऋणायन है। यानी कहने का मतलब मेरा बच्चों ये, जब मैं जिंक सल्फेट को पानी के अंदर घोलता हूँ, जल में घोलता हूँ, तो क्या बच्चों मुझे मिल जाते हैं, आयन मिल जाते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आयन मिलते हैं। सेम इसी प्रकार से आप देखना चाहो NaCl के लिए, तो इसको समझ सकते हैं। जैसे नमक को बच्चों अगर हम पानी के अंदर घोल दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, Na पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, और बच्चों आपका Cl नेगेटिव मिलता है। तो ये आपका बच्चों क्या आयन है, और ये भी बच्चों आपका आयन है। ठीक है, जो प्लस वाला आप धनायन है, और जो माइनस वाला बच्चों आपका ऋणायन है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो बच्चों जब हम किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ को, ठीक है, पानी में घोलते हैं, तो क्या हो जाते हैं बच्चों, आयन फ्री हो जाते हैं। उनसे क्या मिल जाते हैं बच्चों, आयन मिल जाते हैं। और वैद्युत अपघट्य में जो ये जो आयन होते हैं बच्चों, इन्हीं आयनों की वजह से इसके अंदर क्या होता है बच्चों, करंट फ्लो होता है। क्या होता है बच्चों, करंट फ्लो होता है। ठीक है, अगर बच्चों हम किसी धातु के लिए बात कर लें, किसी अगर धातु की बात करें, जैसे हम आयरन की बात कर लें, यानी लोहे की अगर हम बात करें बच्चों, तो लोहे में जो करंट आता है बच्चों, वो आता है बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण बच्चों इसमें क्या आता है, करंट होता है, आता है। यानी जो धातु होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनमें जो करंट फ्लो होता है बच्चों किस कारण होता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जबकि आपका जो वैद्युत अपघट्य होते हैं बच्चों, ठीक है, इसमें वैद्युत अपघट्य जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, या वैद्युत अपघट्य का जो विलयन होता है, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी करंट फ्लो होता है, वो आयनों की वजह से होता है। किसी वजह से होता है बच्चों, आयनों की वजह से होता है। समझ में आया लोग मेरी बात। ठीक है, अच्छा, तो अपनी बात चल रही थी, इसमें इसकी व्यवस्था को समझा जाता है। इसमें बच्चों हम क्या लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ का हम इसके अंदर विलयन भर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर धातु की 2 छड़ें लेते हैं। मान लीजिए जैसे जिंक की 2 छड़ें ले ली, ठीक है, तो ये धातु की 2 छड़ें हमने बच्चे इसके अंदर रख ली। ठीक है, जिनका कॉन्टैक्ट हमने किसी सेल से कर दिया, जिनका कॉन्टैक्ट हमने किससे बच्चों, किसी सेल से करा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर समझने लायक बच्चों बात ये है कि जो छड़ आपके सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के कांटेक्ट में रहती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव कांटेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो छड़ पॉजिटिव टर्मिनल के कांटेक्ट में रहती है बच्चों, तो उसको बच्चों हम एनोड कहते हैं। बच्चों हम उसको एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एनोड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और बच्चा आपकी जो दूसरी छड़ है, जो सेल के नेगेटिव टर्मिनल के कॉन्टैक्ट में रहती है, उसको बच्चों कैथोड कहते हैं। कहते हैं बच्चों हम इसको कैथोड कहते हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर बता रहा हूँ क्या होता है ये। हम सबसे पहले बच्चों क्या लेते हैं, इसके अंदर एक बर्तन लेते हैं जिसमें हम किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन लेते हैं। ये पदार्थ लेने का रीजन क्या है बच्चों इसके अंदर, क्योंकि जब इन पदार्थों को पानी के अंदर घोलते हैं तो इनसे हमें क्या मिलते हैं बच्चों, आयन मिलते हैं, जो आयन विद्युत धारा इसके अंदर फ्लो कराते हैं। ठीक है, अच्छा,
अब बच्चों इसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर धातु की 2 छड़ें लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल कॉन्टैक्ट में रहेगा उसको हम एनोड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोड, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल कॉन्टैक्ट में रहेगा बच्चों, हम इसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और याद रखना ये कैथोड का होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों जब हम इस सर्किट को ऑन करते हैं यानी परिपथ को चलाते हैं, ठीक है, तो धारा इस विलयन में आती है। धारा क्या आती है बच्चों, इस विलयन में आती है। मैं आपको समझाऊँ, मान लीजिए करंट आ रहा है, क्या आ रहा है, इस घोल में, क्योंकि यहाँ पे सेल लगा है तो जैसी बात है यहाँ से करंट तो आएगा ही जब इसको ऑन करेंगे तो बच्चों जब विद्युत धारा इस सेल के घोल में प्रवाहित होती है, ठीक है, तो ये जो सेल का घोल है, ये जो सेल का घोल है बच्चों, इस धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, इस धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है बच्चों, ठीक है। तो वही रुकावट क्या कहलाती है, वही रुकावट इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। अगर धारा मान ली इधर को आ रही है तो घोल ये चाहेगा ये धारा इधर को ना आए, ये कहाँ इधर की ओर को जाए, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, इसके विपरीत दिशा में बच्चों काम करता है। और इस जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है बच्चों, इसको हम किस लिखते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं। सर मैं आप लोगों की बात एक बार फिर से समझा रहा हूँ बच्चों, जब विद्युत धारा सेल के घोल में प्रवाहित होती है तो सेल का घोल धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, धारा का विरोध करता है। तो यही रुकावट, यही विरोध क्या कहलाता है बच्चों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। आई होप को मेरे यहाँ तक समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है तो आप लोगों से मेरा अपनी मेहनत करना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। मैं इसकी डेफिनेशन को लिख के आपको और बता देता हूँ ताकि आप भी अपने नोट्स में कॉपी कर सकें। तो चलिए मैं देखिए इसको लिख रहा हूँ, अब देखिए इसको यहाँ से हटाता हूँ। देखिए अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखेंगे, देखिए स्टैंड यहाँ से लिख समझ रहा हूँ, ध्यान समझें। लिखेंगे जब विद्युत धारा सेल के घोल में प्रवाहित होती है, तो सेल का घोल धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इस 25 की डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट करा रहा हूँ। देखिए, जब विद्युत धारा सेल के घोल में प्रवाहित होती है, ठीक है, जब विद्युत धारा सेल के घोल में यानी विलयन में प्रवाहित होती है, ठीक है, तो वो सेल का घोल धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, जो विरोध उत्पन्न करता है बच्चों, ठीक है, उसे ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब बात करेंगे बच्चों कि ये सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है बच्चों किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसकी निर्भरता को समझेंगे, ठीक है। आप समझने वाले हैं किस किन बातों पर निर्भर करेगा। निर्भरता, डिपेंडेंटी क्या होती है देखिए, ठीक है। तो पहला है बच्चों, देखिए ये जो आपकी जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो धातु की जो छड़ें होती हैं, ठीक है, तो सेल का जो इसका पहला ऑप्शन बता रहा हूँ, ध्यान समझें, ये किन किन बातों में निर्भर करता है बच्चों। तो ये जो आपकी प्लेटें होती हैं, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इनके बीच की दूरी की क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। ध्यान समझिए, ये प्लेटें जितनी ज़्यादा दूर होंगी, ठीक है, तो धारा को उतनी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, धारा को उतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि करंट को आना है इस वाले इलेक्ट्रोड से इस वाले इलेक्ट्रोड को। अब ये प्लेट हमने दूर कर दी
तो धारा को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, और जब ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा तो भैया उसका प्रतिरोध भी और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है बच्चों कि जो शैलकांतिक प्रतिरोध होता है वो प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। ठीक है, लिखेंगे प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया कि ये जो शैलकांतिक प्रतिरोध होता है इसके अंदर जो प्लेटें डूबी होती हैं, जो जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, जिसे कि हमसे एनोड और कैथोड कह रहे हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी की क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। प्लेटें जितनी ज़्यादा दूर होंगी, ठीक है, प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, और प्लेटें जितनी ज़्यादा पास होंगी तो प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा बात करें, देखिए दूसरा ऑप्शन है बच्चों, ये अपघटय की सांद्रता के समानुपाती होता है। अपघटय की सांद्रता के समानुपाती होता है, उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जितना ज़्यादा ZnSO4 या आपका NaCl इसके अंदर जितनी ज़्यादा मात्रा में घुलेगा, तो जितना ज़्यादा घुलेगा तो विलयन गाढ़ा होगा, क्या होगा, इसकी सांद्रता इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी, तो ये विलयन जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा तो प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लिखेंगे दूसरा है ये अपघटय की सांद्रता के समानुपाती होता है, लिखेंगे ये है सांद्रता के समानुपाती होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अच्छा तीसरा ऑप्शन है बच्चों, ये टेम्परेचर के भी समानुपाती होता है, ये ताप के भी समानुपाती होता है। अगर इसका ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों लिखेंगे ये ताप के भी समानुपाती होता है, ताप के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, और चौथा और ऑप्शन, इसका अंतिम ऑप्शन बच्चों ये है कि जो बच्चों प्लेटें डूबी होती हैं, ये जो प्लेटें डूबी होती हैं बच्चों, ठीक है, इन प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा तो प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लिखेंगे ये क्षेत्रफल के प्लेटों के, लिखेंगे ये है प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और इस फॉर्मूले समझ सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों समानुपाती होता है 1/A, जहाँ A क्या बच्चों, एरिया है, प्लेट का एरिया है, ये जो प्लेट इसके अंदर डूबी हुई है। ठीक है, तो यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध आपका कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल आपका घटेगा तो प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा। तो बच्चे ये चार बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।